So guys, very quickly I'm going to explain this 9 columns to you people, और आप जब सुनेंगे इसको तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि और सबसे कमाल की बात मैं बताऊं कि ये जब मैं बोलूंगा ना, तो जितने भी बच्चे, जितने भी फाउंडर्स ये देख रहे हैं, उनको रियलाइज होगा कि मैं कोई रॉकेट साइंस से कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं वही कर रहा हूँ जो आपको कहीं ना कहीं पता है। और मैं जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको ये बोलता हूँ कि हम जो भी बात करते हैं कोई दूसरी दुनिया की नहीं कर रहे होते, हम वही बात कर रहे होते हैं जो आपको पता है, बस हम उसको स्ट्रक्चर में लेके आ रहे होते हैं, राइट। सो एक इंक्यूबेटर का, एक मेंटर का काम होता है आप लोगों को स्ट्रक्चर में रखना। बाकी आप खुद टैलेंटेड हैं, खुद आपको, आप ड्राइवर सीट पे हैं एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। सो यहाँ मैं राइट साइड से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कस्टमर सेगमेंट, राइट। जब भी आप बिजनेस करने, स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लेने जा रहे हैं, क्या कोई मार्केट में है जो खरीदेगा। कौन लोग हैं जो खरीदेंगे? क्या वो अपर क्लास लोग, एलिट क्लास के लोग होंगे, मिडिल क्लास लोग होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे? अब हर बिजनेस का, हर स्टार्टअप का कोई ना कोई एक टारगेट सेगमेंट होता है। यू हैव टू डिसाइड दैट। अगर आप कोई एडटेक स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे। अगर आप 12th क्लास के बच्चों के लिए कुछ लेके आ रहे हैं तो 12th क्लास के बच्चे आपके टारगेट होंगे। अगर आप किंडर गार्डन के लिए लेके आ रहे हैं, किंडर गार्डन के लोग होंगे। सो यू हैव टू डिसाइड दैट, क्योंकि तभी आप सही जगह पे उसको सेल कर पाओगे, उसको बेच पाओगे, उसकी बातचीत कर पाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसका कौन है टारगेट मार्केट। इसके लिए थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये पता नहीं है आपको, तो आप कितना भी अच्छा से अच्छा सर्विस लेके आए, प्रोडक्ट लेके आए, उसका सेल होना, कहाँ लेके जाओगे उसको? तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेगमेंट। एक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, उसको आप मेंशन करें यहाँ पे, जो आपके मन में आता है यहाँ पे लिखें, और उसके बाद उसको फिर वैलिडेट कर लेंगे मेंटर्स के साथ, इंक्यूबेटर्स में। सेकंड, कस्टमर रिलेशनशिप। आप ये समझें कि टुडे इन दिस टुडे इन टुडेज एरा, जब हम लोग यहाँ पे, मैं भी एक कस्टमर हूँ किसी न किसी चीज का, सब लोग हैं, तो एक बार कस्टमर को ले आना मुश्किल नहीं है। एक बार कस्टमर्स को ले आना मुश्किल नहीं है, कस्टमर को रिटेन कराना मुश्किल है, या राइट। और एक स्टार्टअप के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन योर कस्टमर, अदरवाइज यू आर नॉट अ स्टार्टअप। तो जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, जो बच्चे पहले कभी किसी ने सुना होगा, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोग जब पहले मार्केटिंग पढ़ाते थे, आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो बोलते थे कि सेल्स और मार्केटिंग का मतलब होता है, जो स्ट्रॉन्ग सेल्समैन है वो गंजे को भी कंघी बेच देगा, ये बोल देते थे लोग। लेकिन एक स्टार्टअप फाउंडर जो है, आज मैं अगर हूँ तो मैं ये बोलूंगा ये फ्रॉड है। ये क्यों फ्रॉड है? क्योंकि आपको पता था कि उस इंसान को इस चीज की जरूरत नहीं है, और फिर भी आपने वो चीज उसको चिपकाई अपने स्किल से। तो घर जाते जाते उसको पता चल जाएगा कि ये उसके काम की चीज नहीं है, और फिर आप उस गली से नहीं गुजरेंगे जिस गली में उसका घर है, राइट। बहुत तो सही फिर कह रहे हो, बहुत सही। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप वो चीज कस्टमर्स को दें जिसकी जिसकी नीड है उसको। और अगर आपने नीड को एड्रेस करना शुरू कर दिया लोगों के, तो कस्टमर ही आपके लिए और कस्टमर्स लेके आएंगे, और मार्केटिंग की कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी, और यू वुड बी एबल टू रिटेन योर कस्टमर्स। एंड दैट्स व्हाट ओला हैज डन, दैट्स व्हाट उबर हैज डन। मोस्ट ऑफ द पीपल, आपके मोबाइल में उसका ऐप परमानेंट होगा, तो उसने रिटेन कर लिया आपको। सो दिस इज हाउ, सो यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन योर बिजनेस, कि आप कस्टमर से रिलेशनशिप, यानी एक कस्टमर आ गया तो उसको कैसे आप उसके साथ रिलेशनशिप रखोगे, आगे कैसे उसको रिटेन करके रखोगे। और ये बहुत जरूरी है, और सब लोग कर रहे हैं। इवन आपके घर के सामने वाला पानी पूरी वाला आपसे अच्छे से बात करता है, आपसे राय मशवरा करता है, अरे सर आप तो मीठी चटनी थोड़ी ज्यादा लेते हो, कम लेते हो, आपको अपनापन फील कराता है कि आप दोबारा आए। तो जब उनके पास ये बुद्धि आ गई है, तो हमारे पास तो होनी चाहिए। सो कस्टमर रिलेशनशिप इज वेरी 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 क्रिटिकल, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। तीसरी, मतलब कभी चिपकाने का सोचे ही मत आप। तीसरी चीज है चैनल। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कैसे एंड यूजर तक पहुंचेगा। जब मैं एंड यूजर की बात कर रहा हूँ तो कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। क्या ये ऑनलाइन जाएगा, ऐप वेबसाइट होगी, या एप्लीकेशन होगा, या आप चैनल्स के थ्रू, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू जाओगे, डोर टू डोर सेल्स पर्सन होंगे आपके। ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप बेचने वाले प्रोडक्ट एंड यूजर को, यानी उस तक आपकी सर्विस कैसे पहुंचेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड दैट। Then next column is value proposition. वैल्यू प्रोपोजिशन का डेफिनेटली मतलब होता है, देखो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, वैल्यू प्रोपोजिशन आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके जैसे बिजनेस करने वाले और भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक चीज मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली मेंशन कर दूं, बहुत सारे बच्चे हमसे ही बात करते हैं और ये बड़ा इरिटेटिंग भी लगता है, बट हम रिएक्ट नहीं करते ऑफ कोर्स, और कभी नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि सर जो मैं लेके आया हूँ बिजनेस करने के लिए ना, इसका दुनिया में कोई कहीं पहले नहीं हुआ है, या इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ऐसा बोल जाते हैं वो। पर मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि देखो ओला और उबर भी है ना, उसके भी टैक्सी और ऑटो वाले अभी भी कॉम्पिटिटर हैं। क्योंकि आज भी अगर थोड़ा सा ऐप आपका ऊपर नीचे होगा ना, तो आप ऑटो का हाथ देते हो और बैठ के निकल जाते हो।
सो पॉइंट है कि अभी भी उनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ऐप ऊपर नीचे मत हो। तो इसीलिए कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है जो इतनी यूनिक है, क्योंकि आइडियाज़ कभी यूनिक हो ही नहीं सकते, हमेशा एग्जीक्यूशन यूनिक होता है। तो माय पॉइंट इज़, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उससे आप अलग कैसे हो? दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू प्रोपोज़िशन। कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से व्हिच विल बी द रीज़न व्हाई पीपल विल बाय योर सर्विस और प्रोडक्ट। तो वो कई होंगे, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, आप सब लिखें। हो सकता है आपका प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन प्राइस थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो। हो सकता है आपका सामने वाला का महँगा प्रोडक्ट बेच रहा हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच रहे हो। कई चीज़ें होंगी, आप उसको देखेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली अब ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कस कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस प्रॉपर करनी पड़ेगी आपको। तो ये जो 9 कॉलम दिखने में लग रहे हैं ना, इसको भरने जब जाओगे ना, तो इट इज़ अ बिट पेनफुल। आपको उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। सो वैल्यू प्रोपोज़िशन आप बताएँ कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कस्टमर्स। एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि कभी भी अपने कस्टमर से डरने की सॉरी, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक स्टार्टअप जैसे मेरे पास एक आइडिया लेके आया बच्चा, यहाँ पे मैं जयपुर में बैठा हूँ अभी, और एक बहुत ही यंग गाय, ही इज़ वेरी डायनामिक, वो एक आइडिया लेके आया। और हमने बहुत अच्छा आइडिया लगा, और घर जाने के बाद थोड़ा रिसर्च किया तो बोलता है, बड़ा निराश होके बोला उसने कि यार सर, बैंगलोर में कोई और ऑलरेडी कर रहा है ये। यानी कि साउथ ऑफ इंडिया में, ये मेरी बात को आप ध्यान से सुनें जो मैं बोलना चाहता हूँ। साउथ ऑफ इंडिया में ऑलरेडी कोई कर रहा है, और वो दुखी हो रहा था इस बात से। मैंने उसको ये बोला कि अगर ये कर रहा है तो खुशी की बात है, क्योंकि हमारा टाइम बच गया वैलिडेट करने का, यानी कि ऑलरेडी ये आइडिया चल रहा है मतलब, और लोग खरीद रहे हैं इसको, राइट? सो हमारा टाइम बच गया। नाउ वो बहुत ज़रूरी है कि इस मार्केट में जब तक वो नहीं आए हैं, तब तक हम अपना मार्केट कैप्चर करें, ताकि अगर वो आए भी, तो हमारे, या तो हम पहले से मार्केट कैप्चर कर चुके हों, या वो हमारा वैल्यूएशन करके हमें खरीदने की कोशिश करें, हमें टेक ओवर करने की कोशिश करें, तो हमें प्रॉपर एग्ज़िट मिले। तो ये थॉट प्रोसेस एक एंटरप्रेन्योर का होता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा कभी भी कॉम्पिटिटर कोई आ जाए तो टेंशन मत लेना, कॉम्पिटिटर्स आपका काम आसान करते हैं एक लेवल पे। बाकी एग्ज़ीक्यूशन पे आप ध्यान दोगे ही। नेक्स्ट इज़ की एक्टिविटीज़। आप जो भी स्टार्टअप करते हैं, जो भी बिज़नेस करते हैं ना, उसकी पूरी एक्टिविटी बताना होगा आपको शुरू से लेके आखिरी तक, कि आपका प्रोडक्ट स्टार्ट होने से लेके और एंड यूज़र तक पहुँचने तक में क्या-क्या एक्टिविटी आप करोगे। क्योंकि जब आप एक्टिविटीज़ को बताते हो ना अपनी पूरी जर्नी को, तो कोई भी फ्लॉ वहाँ पे होता है, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे होती है, तो उसको आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। जैसे आज मैं ओला के ऐप की बात करूँ, क्या होता है ओला के ऐप में, आप ओला ऐप इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे जाते हो, जहाँ उसके डेस्टिनेशन होता है वहाँ सेलेक्ट करते हो, आस-पास जो भी टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनके पास जाता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप कॉल करते हो, बैठते हो, आप पहुँचते हो, वहाँ उतरते हो, पैसे कितने देने आ जाता है। ये पूरी उनकी एक्टिविटीज़ है जो करते हैं, वो पूरा एंड यूज़र तक पहुँचने तक और सर्विस दे देने तक। आप हर स्टार्टअप का कुछ होता है कि इस तरीके का होगा। आप पूरा जब वो बताते हो ना, तब यूज़र एक्सपीरियंस हम मैप कर पाते हैं। और आपको बताऊँ, एक टर्म होता है एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। आजकल के ज़माने में एक वर्ड है एमडीई, मिनिमम डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। तो आपको ना अब एमवीपी चिपकाना नहीं है, आपको एमडीई क्रिएट करना है, मिनिमम डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। आज के ज़माने में लोग एक्सपीरियंस खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते। बरिस्ता भी कॉफ़ी बेचता है, और स्टारबक्स भी बेचता है, लेकिन आप प्राइस का डिफरेंस आप चेक कर लेना जाके। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेचते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि हमारी एक्टिविटी क्या रहेगी, क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं हम कस्टमर्स को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन की रिसोर्सेज़। की रिसोर्सेज़ का मतलब होता है, अनव, जैसे अनव ने क्वेश्चन पूछा तो मैं अनव को एड्रेस कर रहा हूँ कि अनव, आपने बिज़नेस किया, जनरली हम क्या करते हैं कि अपने क्या-क्या रिसोर्सेज़ लगेंगे उसको हम लिखते नहीं हैं पूरा। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप एक-एक चीज़ लिखें, पिन टू शिप, छोटे से बड़ी सारी चीज़ें, क्या लगेगी आपको आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए, आपकी कॉस्टिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना कैपेक्स, कितना कैपिटल लगेगा एंड एवरीथिंग। सो इसके लिए आप पूरा मेंशन करें कि क्या-क्या रिसोर्सेज़ रिक्वायर्ड है। इवन पेन, पेंसिल, लैपटॉप, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी चाहिए आपको, राइट एवरीथिंग। देन सबसे लेफ्ट में आप देखें लिखा हुआ की पार्टनर्स। की पार्टनर्स प्लेज वाइटल रोल इन इनिशियल डेज, राइट? इसमें क्या होता है, की पार्टनर्स का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो कि आपने कोई टूर ऑपरेट करने का बिजनेस किया है, तो पहले दिन ही आप टूर ऑपरेट करने जाओगे तो आप 10-20 बसेस नहीं खरीदोगे। आप शिमला मनाली के रूट पे, या इधर कश्मीर के रूट पे जाके होटल्स नहीं बनवा लोगे। आप क्या करोगे कि आप लोगों को ले जाओगे, आप फैसिलिटेट करोगे, बट क्या करोगे आप कि होटल वालों से टाई अप कर लोगे। यहाँ जो आपके शहर में वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनसे टाई अप कर लोगे, एक मिनिमम प्राइस ले लोगे उनसे। तो दे विल बिकम योर की पार्टनर्स, यू नो। सो हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ की पार्टनर्स चाहिए होते हैं। मेरा इंक्यूबेटर है, सो मैंने कई मेंटर से टाई अप कर रखा है, कई इन्वेस्टर से टाई अप कर रखा है, कई
दूसरे इंक्यूबेटर से टाइप कर रखा है। सो दे आर माय की पार्टनर्स एंड दे आर एनेबलिंग मी टू रन प्रॉपर्ली एंड एग्जिस्ट इन द मार्केट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि की पार्टनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसके ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट कोलैबोरेटिव अप्रोच का हो। कॉम्पिटिटिव अप्रोच में हमेशा नहीं रहना है आपको, कि मैं बढ़ूँ, कहीं वो भी बढ़ गया, उसको कमाई ना हो जाए। वी हैव टू ग्रो टुगेदर, राइट? वरना आप भी नहीं होंगे और वो भी नहीं होंगे। एंड देन कॉस्ट स्ट्रक्चर, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पैसे लगेंगे। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है ही, साथ-साथ रेकरिंग कॉस्ट होते हैं, यानी कि हर महीने सैलरी जाएगी, मार्केटिंग की कॉस्ट होगी, ब्रांडिंग की कॉस्ट होगी, जो भी है आपको पता होना चाहिए। तो इनिशियली हो सकता है अनव या बाकी लोग जो है इनिशियली करते हैं, आप लोगों को अमाउंट पता नहीं होगा कितना होगा, लेकिन हेड्स तो पता होगा ना कि हमें टेक्नोलॉजी डेवलप कराना है, हमें मार्केटिंग करानी है, हमें ये करना है, थोड़ी ब्रांडिंग की कॉस्ट आएगी, प्रिंटिंग की कॉस्ट आएगी। वो हेड्स कम से कम ज़रूर डालें आप, एक-एक चीज़। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली रेवेन्यू स्ट्रीम, यानी कोई भी स्टार्टअप करने जा रहे हो और अगर ये नहीं पता है कि आपको पैसे कहाँ-कहाँ से आएँगे, तो फिर वो स्टार्टअप नहीं है। सर ने लास्ट टाइम जब हमने सेशन किया था, तो सर ने क्वेश्चन पूछा था कि स्टार्टअप करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? क्यों किसी को स्टार्टअप क्यों करना चाहिए? तो मैंने 2 ही रीज़न बताए थे जो मेरी समझ में आता है। एक तो ये कि अपने कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस दे सकें हम, उनकी नीड को एड्रेस कर सकें। और दूसरी चीज़ है अपने और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए एसेट क्रिएट कर सकें। और एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप? जब आप पैसे कमाओगे, और पैसे कैसे कमाओगे? जब आपको पता होगा कि रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो हर स्टार्टअप में कोई ना कोई या 2 से अधिक रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं जहाँ-जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं, वहाँ से कुछ बेच रहे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। दैट इज़ वन रेवेन्यू मॉडल। लेकिन थोड़े दिनों में जब ट्रैफ़िक ज़्यादा होगा, सब कुछ होगा, तो गूगल एडसेंस होगा, आपके ऐड लोग देने लगेंगे, वहाँ से पैसे आना शुरू होंगे। तो आप लिख सकते हो कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद इतना ट्रैफ़िक होने के बाद हमारा ये मॉडल होगा रेवेन्यू मॉडल, फिर आगे ये हो जाएगा रेवेन्यू मॉडल। सो आपको एक विज़नरी की तरह चलना पड़ेगा। कोई भी स्टार्टअप फाउंडर अगले 3 साल, 5 साल का अगर उसको आइडिया नहीं लगता है, तो मुश्किल होगी। तो आप एक लॉजिकल असम्पशन्स के साथ देखो, जो भी आप सोचोगे ज़रूरी नहीं है वो सही हो जाए। टू और ये कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, हम करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। बट पॉइंट ये है कि लॉजिकल असम्पशन के साथ पता तो होना चाहिए कि हम क्या होगा आगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हम नेगेटिव ही नेगेटिव में चलते जाएँगे, तो आप क्यों करोगे? आप कोई ऐसा एक्शन लोगे सो दैट आप रेवेन्यू को बढ़ा सको। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल के बाद आप ग्रो कर सको। तो रेवेन्यू मॉडल को आपको लिखना ज़रूरी है, क्या-क्या रेवेन्यू मॉडल है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, एक बार आपने अगर ये सारी चीज़ें की, ये 9 कॉलम्स को पूरे रिसर्च के साथ, पूरी मेहनत के साथ भरा, और किसी से भी जो इस काम को किया हुआ है, जिसने, जैसे हम लोग हैं जो इस काम में हैं पूरी तरह से आपको हेल्प करने के लिए, वी हैव बर्न्ड आवर हैंड्स, वी हैव लूज़ मनी मिज़रेबली व्हेन वी स्टार्टेड। सो वो सब चीज़ें जो हमने की हुई है, तो हम आपको वैलिडेट करके बता देंगे, आपसे 2-4 सवाल पूछ लेंगे इसमें, और आप उस क्वेश्चन का या तो आंसर दे दोगे या आपको फीडबैक मिल जाएगा, उससे सुधार कर लोगे। So now you'll have a proper plan on paper। एक बार प्रॉपर प्लान बन जाए, उसके बाद आप एक्शन लेना शुरू कर दो, तो आप ट्रैक पे रहेंगे, और कम चांसेस होंगे फेल होने के। चांसेस फिर भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ीरो हो जाएगा, बट कम होंगे, और आप प्रॉपर तरीके से स्मूथली आगे बढ़ते जाएँगे, और बहुत कम चांस होगा कि आप इधर-उधर कहीं भटक जाएँ। So you'll be on track, and so you need to work on this business model canvas। So I hope you all will do that।